समुच्चय को प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होगा। जितनी ज्यादा प्रोटीन बनेगी, ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। ये क्या करता है कि ये जाकर के लिवर, किडनी जैसे ऑर्गन के पास निर्माण कराता है कुछ ग्रोथ फैक्टर्स का। जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, पढ़ा है ना आईजीएम। तो वो जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, उसके निर्माण को प्रेरित करना इसी ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये जाकर के सेल डिवीजन कराते हैं। यानी कि ग्रोथ हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, सेल डिवीजन कराना। अगर ग्रोथ होनी है तो वो तब पॉसिबल है जबकि अगर बोन्स की लंबाई भी बढ़े, और बोन्स की लंबाई अगर बढ़ानी है तो उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रेरित। तो कल अपन ने पिट्यूटरी स्टार्ट किया था ना, कितना कुछ पढ़ा। चलो ध्यान देखिए, देखिए तो बेटा अपन बात कर रहे थे पीयूष ग्रंथि के बारे में, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ध्यान दो, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम डिवाइड करते हैं एम्ब्रियोनिकली 3 पार्ट में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पिट्यूटरी ग्लैंड जैसी होती है, उसे कितने पार्ट में डिवाइड करेगी, 3। पहला पार्ट कहा जाता है पार्स डिस्टेलिस। पहले पार्ट का नाम क्या होता है बेटा, पार्स डिस्टेलिस होता है। और इसी पार्स डिस्टेलिस को कहा जाता है अग्रपीयूष। पार्स डिस्टेलिस वाले पार्ट का ही नाम क्या है, अग्रपीयूष। वहीं पर दूसरा पार्ट होता है जिसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। तो दूसरे पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया कहा जाता है। और तीसरा जो पार्ट है इसे कहा जाता है पार्स नर्वोसा। तो हमने पिट्यूटरी को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3। कौन कौन से पार्ट रहे, तो हमने कहा पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा के पार्ट होते हैं। आगे चल करके क्या होता है कि जो पार्स इंटरमीडिया है, ये ऑलमोस्ट मर्ज हो जाती है। ये आगे चल करके क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट मर्ज हो जाने वाली, यानी कि लगभग इसके अंदर जाकर के मिल जाती है। और मर्ज किसके साथ होगी, पार्स डिस्टेलिस के साथ। तो अब क्या होगा कि दोनों पार्ट्स को मिला करके नाम देते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको मिलाकर के क्या कहा जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। और वहीं पर ये जो पास नर्वोसा है, ये हमारे अपने अंदर बनाता है बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हमने कहा कि ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस बनाता है। जबकि वहीं पर हमने कहा कि पास डिस्टेलिस और पास इंटरमीडिया मिलकर के क्या बनाते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, जो कि इस ग्लैंड का लगभग 75% भाग बनाता है। जबकि लगभग 25% भाग न्यूरोहाइपोफाइसिस बनाता है। अब देखिए, एडिनो हाइपोफाइसिस से लगभग 7 हार्मोन आते हैं। कितने हार्मोन का स्राव होता है, 7। ये 7 हार्मोन कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आने वाले हार्मोन में पहला होता है ग्रोथ हार्मोन। पहला कौन सा हुआ, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बाद दूसरा आ जाता है टीएसएच। फिर टीएसएच के बाद आ गया एसीटीएच। कौन आ गया, एसीटीएच। फिर आ जाता है एफएसएच, आ जाएगा एलएच। फिर इसके बाद आता है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन के बाद फिर आता है एमएसएच। और ये जो एमएसएच है इसका एक नाम होता है इंटरमीडिएट। तो ध्यान देंगे कौन कौन से हार्मोन आए इस बात पर। तो हमने कहा कितने हार्मोन आते हैं, 7। कौन कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन और एमएसएच। तो ये कुल मिलाकर के 7 हार्मोन यहाँ पे साबित किए जाते हैं। अब ये जो 7 हार्मोन यहाँ पे साबित किए जाते हैं, इस सातों को अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है कि आप एक वर्ड याद रखें, फ्लैट पिक। ठीक, देखो एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन,
इंटरमीडिएट और ग्रोथ हार्मोन। तो टोटल मिला करके यहाँ से कितने हार्मोन आते हैं? 7। तो ये 7 हार्मोन यहाँ से आ रहे हैं। यहीं पर जो आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, यहाँ पर हमने कहा था कि कुछ हार्मोन्स को स्टोर किया जाता है और बाद में रिलीज किया जाता है। तो यहाँ के हार्मोन कौन कौन से होंगे? तो एक हो जाता है एडीएच और दूसरे का नाम ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन होते हैं। ध्यान दें, आप निवाहिका तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं। तो निवाहिका तंत्र में हमने पढ़ा था कि जो हाइपोथैलेमस है और एंटीरियर पिट्यूटरी है, अपन ने क्या पढ़ा था बेटा कि हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी जब हार्मोन जाते हैं तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में यहाँ एक निवाहिका तंत्र पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या मौजूद होता है? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होगा। तो आप अगर एनसीईआरटी वाले डायग्राम में देखेंगे तो आपको वहां भी दिखेगा कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। यानी कि हार्मोन रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद ब्लड के थ्रू ये कहाँ पहुंचेगा? इंटीरियर पिट्यूटरी पर। वहीं पर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पार्ट कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना। तो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इनके बीच में हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है एक्सॉन के थ्रू। तो यहाँ पे अपन ने कहा कि जो ट्रांसपोर्ट होगा, ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा होगा बेटा? तो अपन ने कहा कि ये ट्रांसपोर्ट होता है एक्सोनली, यानी कि ट्रांसपोर्ट एक्सोनली होगा। तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच एक्सॉन पाए जाते हैं, इनके थ्रू हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हुआ कि पिट्यूटरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पार्ट कौन कौन से पिट्यूटरी के अंदर होते हैं, इसको लिखेंगे, फिर हम बात करते हैं जरा इसके हार्मोन्स के बारे में। तो चलिए तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है और ये पूरी पूरी फीस तो आज ही वसूल करती है। तो वो कौन कर रहा था और तुम देख रहे थे? आज देखते हैं अभी और फिर जो फोर्थ क्लास के बाद की भीड़ में कितना अंतर आता है। क्या बेटा? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम ये वही है जिसके बारे में हमने सर्कुलेशन में पढ़ा। कितना लिखा? कोई तो कोई आई है। आगे बढ़े, ध्यान दें। अब हमें बात करनी है बेटा कि अग्र पीयूष के हार्मोन कौन कौन से होते हैं और ये हार्मोन काम क्या क्या करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अपन अग्र पीयूष के हार्मोन की बात। अग्र पीयूष के बारे में ध्यान रखेंगे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ से कई सारे हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। जो अभी हमने बात की कि टोटल मिला के कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 7। अब ये 7 हार्मोन याद रखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया स्लाइड पे, उससे आपको याद आ जाएगा कौन कौन से हैं। अब हार्मोन में सबसे पहले आता है बेटा ग्रोथ हार्मोन। पहले हार्मोन का नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इसके नाम से इसका काम समझ में आ जाता है, ये क्या कराएगा? ग्रोथ कराता है। ठीक। तो हमारी बॉडी के अंदर इसका काम क्या होगा कि ये वृद्धि को प्रेरित करता है। तो इसका हमारे अंदर काम क्या हुआ? इसने क्या किया बेटा? वृद्धि को प्रेरित किया। अब ध्यान देखिए, अगर ग्रोथ होनी है, ध्यान से सुनना, अगर ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है? पहला, हमारी बॉडी में हम प्रोटीन को बोलते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिना प्रोटीन के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोटीन का जो उपापचय है उसमें किसे प्रमोट करे? एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म? तो ये प्रमोट करेगा एनाबॉलिज्म को, यानी कि प्रोटीन के उपचय को प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होगा। जितनी ज्यादा प्रोटीन बनेगी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। ये क्या करता है कि ये जाकर के लिवर, किडनी जैसे ऑर्गन
पास निर्माण कराता है कुछ ग्रोथ फैक्टर्स का। जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, पढ़ा है ना आईजीएम। तो वो जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है उसके निर्माण को प्रेरित करना इसी ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये जाकर के सेल डिवीजन कराते हैं। यानी कि ग्रोथ हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, सेल डिवीजन कराना। अगर ग्रोथ होनी है तो वो तब पॉसिबल है जबकि अगर बोन्स की लंबाई भी बढ़ी, और बोन्स की लंबाई अगर बढ़ानी है तो उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि ये भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रेरित करेगा। साथ में अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब है बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रही है ज्यादा। अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी तो आपको ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाना है। तो पहला काम क्या हुआ, इसने प्रोटीन का एनाबॉलिज्म प्रमोट किया। दूसरा काम हुआ कैल्शियम का अवशोषण प्रमोट किया। और तीसरा काम क्या हुआ इसका, ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ाता है। अगर ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये हार्मोन आपका इंसुलिन के समान है कि विपरीत। तो अपन क्या कहेंगे, इंसुलिन के विपरीत प्रभाव है इसका। अब ये ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारे अंदर वृद्धि कराता है, इसके कार्यों में हमने कहा कि ये पहला तो क्या करता है बेटा, प्रोटीन में एनाबॉलिज्म कराता है। प्रोटीन के अंदर क्या कराता है, एनाबॉलिज्म कराएगा। प्रोटीन एनाबॉलिज्म के अलावा ये कैल्शियम का जो अवशोषण है, ये कैल्शियम अवशोषण को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने के अलावा इसका काम होगा कि सेल डिवीजन को भी प्रमोट करेगा। और सेल डिवीजन को प्रमोट करना, यहाँ काम किसका होगा, आईजीएफ यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का। तो ये क्या करेगा, सेल डिवीजन प्रमोट करेगा। और आपने कहा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा देता है, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। ये सारे काम किसके हो जाते हैं, आपके ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो तब क्या होगा, और ज्यादा हो जाए तब क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर ये कम होता है तो डिजीज होती है बेटा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो डिजीज कौन सी होगी, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। और ड्वार्फिज्म का मतलब क्या हुआ, बौनापन। तो अपन ने कहा कि डिजीज हो जाती है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जो होगी, इसके अंदर जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की लंबाई अपेक्षाकृत क्या रह जाएगा, कम। तो हमने कहा कि लंबाई यहाँ पर क्या होगा, कम। यहाँ जो लंबाई कम रह जाती है तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सर्कस के बौनों का। सर्कस में जो बौने होते हैं वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के पेशेंट होते हैं, यानी कि उसके अंदर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होती है। ध्यान रखें, ग्रोथ हार्मोन का आपके अंदर मेंटल डेवलपमेंट पे कोई प्रभाव नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन का गोनैड्स के डेवलपमेंट पर कोई प्रभाव नहीं है। इसमें प्रभाव नहीं है नर्वस सिस्टम और जनन, इन पे कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ कि जो पिट्यूटरी ड्वार्फ होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन नॉर्मल होगा, और उनके अंदर मेंटल डेवलपमेंट भी क्या रहेगा, नॉर्मल होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन और मेंटल डेवलपमेंट ये नॉर्मल होता है। तो रिप्रोडक्शन और मेंटल डेवलपमेंट ये दोनों कैसे रहेंगे, नॉर्मल। तो अपन ने कहा कि ये दोनों चीजें यहाँ पर नॉर्मल होगी। तो ये दोनों चीजें बेटा क्या हो जाएंगी, नॉर्मल। अब अगली बात आती है कि अगर ये हार्मोन का स्तर बढ़े तो इस हार्मोन के बढ़ने से क्या होगा, जब अगर ये बढ़ेगा तो अधिकायता यानी कि जाइगेंटेज्म हो जाएगी। तो जाइगेंटेज्म के अंदर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का स्तर बढ़ जाएगा। तो जाइगेंटेज्म कब हुआ, जबकि ग्रोथ हार्मोन का स्तर बढ़े। पर ये बढ़े कब, तो अपन ने कहा कि ये बढ़ जाए ड्यूरिंग ग्रोथ फेज। बढ़ना कब चाहिए बेटा, ग्रोथ फेज के दौरान, यानी कि जो वृद्धि काल है, वृद्धि काल के दौरान अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जाइगेंटेज्म कहेंगे। जाइगेंटेज्म में क्या होगा, शरीर में अनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि हो जाती है। शरीर में अनुपातिक रूप से क्या हो जाएगा, अधिक वृद्धि हो जाती है। तो अगर अनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि हो रही हो तो ये कंडीशन क्या कही जाती है, जाइगेंटेज्म। अनुपातिक रूप का मतलब समझे,
हमारे अंदर चेहरा, हाथ, पैर, इन सब की लंबाई है, इनके साइज का अपना एक अनुपात, जिसकी वजह से हम नॉर्मल लगते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी और ग्रोथ प्रोपोर्शनेट, यानी कि जितने हाथ पैर बढ़ेंगे चेहरा भी उतना ही बढ़ेगा। तो इसकी वजह से जो पर्सन होगा उसकी लंबाई कंपेटिवली ज्यादा रहेगी, शरीर कंपेटिवली ज्यादा बड़ा होगा, पर शरीर कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनेट होगा। जैकेटिव के अंदर हुआ। अगली कंडीशन आती है जिसको आप कहते हैं एक्रोमेगैली। अगली कंडीशन क्या कही जाती है, एक्रोमेगैली। देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप टर्म्स पे ध्यान दिया करें। आप जब पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ग्लैंड से आपको समझ में आ जाता है छोटा। आपने पढ़ा जाइगेंटिस, जाइंट शब्द आया यानी कि बड़ा। फिर देखो मेगा मतलब बड़ा, एक्रो यानी कि असमान। एक्रो का मतलब होता है असमान। जैसे कि हमारे कंधे पर एक्रोमियर प्रोसेस होती है, इसको ये नाम मिलता ही इसलिए है क्योंकि बाकी कंधे की तुलना में क्या है, असमान होती है, थोड़ी सी ऊंची है ना, इसीलिए एक्रोमियर कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि एक्रोमेगैली कब होगा, जबकि अगर जो है एडल्ट के अंदर, ध्यान दें, अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, तो ग्रोथ हार्मोन का स्तर बढ़ने पर क्या होगा, एक्रोमेगैली हो जाती है। एक्रोमेगैली में क्या होगा कि यहाँ पर हथेली, तलवे, बस चेहरे में का अधिक विकास। तो ये जो भाग है इनका विकास अपेक्षाकृत क्या हुआ, ज्यादा हो गया। जब इनका विकास अगर अपेक्षाकृत ज्यादा होगा तो यानी कि ये भाग अपेक्षाकृत क्या होगा, ज्यादा बड़े दिखाई देने लगेंगे। इस कंडीशन को क्या कहा है, एक्रोमेगैली का। यानी कि क्या एक्रोमेगैली में अनुपातिक वृद्धि हुई, नहीं, एक्रोमेगैली में अनुपातिक वृद्धि नहीं होती। आगे एनसीईआरटी कहती है कि एक्रोमेगैली के रोगियों का शुरू में पहचान हो पाना मुश्किल है। एक्रोमेगैली के रोगियों का शुरू में पहचान हो पाना मुश्किल है, जब तक कि इनके आकार प्रकार में हमें कुछ परिवर्तन न दिखाई देने लगे, तब तक हमको नहीं पता चल पाता है कि एक्रोमेगैली का पेशेंट है। फिर आगे कहा कि जो एक्रोमेगैली है इसकी वजह से कई सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कहा एक्रोमेगैली की वजह से क्या होगा, सीरियस कॉम्प्लिकेशन आते हैं, यानी कि गंभीर जटिलताएं आ जाती हैं। क्या क्या आएगी, तो एक्रोमेगैली के रोगियों में रक्तदाब सामान्य से अधिक होता है। रक्तदाब सामान्य से क्या रहेगा, अधिक। इनका जो हृदय है ये भी सामान्य से ज्यादा विकसित हो जाता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। इनके अंदर थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी जो कंडीशन है इनको क्या कहा गया है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, हार्ट का साइज ज्यादा बड़ा हो गया, थायराइड ग्लैंड का साइज ज्यादा बड़ा हो गया। इसके अलावा कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि जो रीढ़ की हड्डी है इसमें भी ज्यादा विकास होता है, जिसकी वजह से कुबड़ निकल आता है। तो इसमें कहा कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, और अगर इन सीरियस कॉम्प्लिकेशन के बाद अगर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो ध्यान न देने पर क्या होगा कि यहाँ प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्री मैच्योर डेथ, यानी कि समय पूर्व यहाँ मृत्यु हो सकती है। क्या कहा अपन ने एक्रोमेगैली के बारे में, फिर से सुनेंगे। जब अगर वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन का स्राव ज्यादा होने लगे, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए दवाइयां लेते हैं। तो लंबाई बढ़ाने के लिए जो दवाइयां ली जाती है वो ग्रोथ हार्मोन के एनालॉग होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जैसे पदार्थों का स्तर शरीर में बढ़ा, तो अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारी जो लिम्ब बोन्स है इनके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो जल्दी बंद हो जाते हैं। तो इनके अंदर ग्रोथ कई बार नहीं हो पाती, और अगर थोड़ी बहुत ग्रोथ हो भी तो कई बार क्या होता है, असमान वृद्धि हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मान लो एक हाथ लंबा हो गया दूसरा छोटा रह गया, कुछ ऐसा हो जाए, या एक पैर ज्यादा लंबा हो जाए दूसरा छोटा रह जाए। तो इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हमने कहा सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगी, और इन सीरियस कॉम्प्लिकेशन की वजह से फाइनली पर्सन के यहाँ क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली। जाइगेंटिस और एक्रोमेगैली दोनों का कंबाइंड केस है खली। खली देखा है ना, खली को अगर आप देखें तो वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ा है,
वहीं पर अगर आप देखें तो उसके जबड़े के अस्थियां अगर आप देखें तो जबड़ा ज्यादा बाहर निकला है, हाथ काफी ज्यादा बड़े हैं। तो ये सारी कंडीशन क्या है, एक्रोमेगाली के कैरेक्टर्स है। तो यहाँ हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन वाली इतनी बात अपने को समझ में आई। ग्रोथ हार्मोन के बाद अब दूसरा हार्मोन हम लेते हैं बेटा प्रोलैक्टिन। अगला हार्मोन कौन सा दिया, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है इसको शॉर्ट में कहा जाता है पीआरएल। क्या बोलते हैं, पीआरएल कहा जाता है। ये जो प्रोलैक्टिन यानी कि पीआरएल है, इसका एक और नाम होता है, इसको कहा जाता है ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो हमने इसे कहा ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, या शॉर्ट में इसे एलटीएच भी कह दिया जाता है। क्या कहा, एलटीएच। तो ध्यान रखना, अगर एलएच कहा तो मतलब अलग, और एलटीएच कहा तो मतलब अलग। एलटीएच यानी किसकी आप बात कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन जो है, इस प्रोलैक्टिन का काम होता है कि ये मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा। तो ये क्या कराता है बेटा, मेमोरी ग्लैंड का विकास कराता है। तो मेमोरी ग्लैंड का विकास और परिपक्वन कराना, तो विकास कराना और परिपक्वन कराना, ये काम किसका होता है, तो अपन ने कहा कि ये काम होता है आपका प्रोलैक्टिन का। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप कहते हैं मेमोरी ग्लैंड का विकास, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है ब्रेस्ट। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में फैट का डिपोजिशन कराना, और साथ में यहाँ जो ट्यूबुलर पार्ट है, मेमोरी ग्लैंड है ना, तो ग्लैंड एक्सोक्राइन है, इसकी डक्ट होगी, इसकी डक्ट का विकास कराना, ये काम होता है एस्ट्रोजन का। इसका काम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, फैट का डिपोजिशन कराएगा, साथ में ट्यूबुलर पार्ट का डेवलपमेंट कराता है। वहीं दूसरा हार्मोन आता है आपके पास प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का भी यहाँ डेवलपमेंट में रोल होता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करता है कि मेमोरी ग्लैंड में जो एल्व्यूलाई जहां से सेक्रीशन आना है, उस एल्व्यूलाई का परिपक्वन कराता है। अब ये परिपक्वन पूरा होता है जब यहाँ काम कौन करे, प्रोलैक्टिन। कौन काम करेगा, प्रोलैक्टिन। और ध्यान रखें, प्रोलैक्टिन का जो सेक्रीशन है वो केवल प्रेगनेंसी के दौरान होगा। प्रोलैक्टिन कब सेक्रीट होगा, प्रेगनेंसी में, आगे चल करके सेक्रीट होने वाला है प्रोलैक्टिन। तो ये जो प्रोलैक्टिन है, इसके काम करने पर ही मेमोरी ग्लैंड का विकास या परिपक्वन पूरा होता है। और जो प्रोलैक्टिन है, ये आगे भी सेक्रीट होता है, और आगे सेक्रीट होकर के इसका काम होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड है, इस मेमोरी ग्लैंड से शिशु के जन्म के बाद, कब बेटा, शिशु के जन्म के बाद, तो शिशु जन्म के बाद मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सेक्रीशन कराना या मिल्क का सिंथेसिस कराना, ये काम भी कौन करता है, प्रोलैक्टिन। आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लैक्टेशनल अमीनोरिया पढ़ा है। लैक्टेशनल अमीनोरिया होता ही इस कारण है क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या करता है कि एफएसएच के अगेंस्ट काम करता है। तो जब तक, लगभग हम कहते हैं कि शिशु जन्म के बाद शुरुआत के 6 महीने में जब तक प्रोलैक्टिन का स्तर ज्यादा होगा, ये एफएसएच को काम नहीं करने देगा। और एफएसएच का काम क्या होता है हमारे अंदर, तो एफएसएच बेटा फीमेल के अंदर ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। जब फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसका स्फुटन या की ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से उस समय पर गर्भ धारण के चांसेस नहीं होते हैं। तो दूसरा हार्मोन आपके पास कौन आया, प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन है, ध्यान देंगे एक बात पर, प्रोलैक्टिन का स्राव नॉर्मली डोपामीन के इनहिबिटरी कंट्रोल में होता है। यानी कि जब तक डोपामीन का इनहिबिटरी कंट्रोल नहीं हटता है, तब तक प्रोलैक्टिन का सेक्रीशन नहीं होता। इसीलिए प्रोलैक्टिन का सेक्रीशन या तो होता है जो है प्रेगनेंसी के लास्ट वाले टेन्योर में, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सेक्रीशन होगा, अदरवाइज इसका सेक्रीशन होता है शिशु जन्म के बाद। अन्यथा प्रोलैक्टिन का सेक्रीशन नहीं होता। तो इसी वजह से होता है कि मेमोरी ग्लैंड तो डेवलप हो जाती है, पर मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का जो फॉर्मेशन है वो तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रोलैक्टिन ने अपना काम नहीं किया है। तो दूसरा हार्मोन कौन हुआ आपके पास, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के बाद अब तीसरा हार्मोन आपके पास आ जाता है टीएसएच। अगला कौन आया, टीएसएच। बताओ जरा पूरा नाम।
पूरा नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका पूरा नाम होता है। अब ये टीएसएच या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये काम कहाँ करेगा? थायराइड ग्रंथि पर। तो ये क्या करता है? थायराइड ग्रंथि का विकास कराता है। तो इसने किसका विकास कराया बेटा? थायराइड ग्रंथि का विकास कराया। अगला इसका काम होता है कि थायराइड ग्लैंड से T3 तथा T4 का स्राव भी कराता है। तो ये थायराइड ग्रंथि से स्राव किस किसका करा रहा है? T3 और T4। T3 का मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 का मतलब होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन यानी कि थायरोक्सिन। तो T3 और T4 का काम कराना ये काम किसका होता है? टीएसएच का। तो पहला कौन आया? ग्रोथ हार्मोन। अगला कौन? प्रोलैक्टिन। फिर कौन आ गया? टीएसएच। तो ये तीन हार्मोन है जिसके बारे में अभी हमने बात की। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और दूसरा क्या कहा मैंने? शिशु जन्म के बाद तब भी सेक्रीशन होगा। तो जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती है तब तक प्रोलैक्टिन का सेक्रीशन होता रहता है। जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाएगी उसके बाद फिर प्रोलैक्टिन का सेक्रीशन बंद हो जाता है। बस इतना है कि 6 महीने तक प्रोलैक्टिन का लेवल काफी ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो बच्चा है उसको लगभग 6 महीने तक पूरी तरीके से मां के दूध पे जो रखना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोलैक्टिन का सेक्रीशन कम होने लगता है तो एफएसएच अपना काम करने लगेगा, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ मिल्क सेक्रीशन भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। हाँ, जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली दोनों। उसके केस में क्या है कि अब जैसे मान लो अगर डिजीज के बारे में पता चल गया तो पता चलने के बाद फिर आप कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए जो भी मान लो मेडिसिन देनी है, जो भी थेरेपीज देनी है, तो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो सभी को पता होगा क्या करना है। आगे बढ़े। क्या पूछा? मैन में ब्रेस्ट नहीं होता। मैन के केस में क्या होता है कि अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट या वैसे अगर फैट का डिपोजिशन होने लगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। वैसे मेल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड है उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन मानते हैं। ये मेल के अंदर ये काम नहीं करते, इनका विकास नहीं होता। आगे बढ़े। क्या? हाँ, प्रोलैक्टिन को मेनोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। आगे देखिए, अब अगली बात आती है कि यहाँ टीएसएच के बाद अगला हार्मोन अपन ले लेते हैं बेटा एसीटीएच। एसीटीएच का पूरा नाम बताओ? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। काम कहाँ करेगा? अधिवृक्क ग्रंथि पर, वल्कुट या मध्यांश? तो अधिवृक्क ग्रंथि के वल्कुट भाग पर इसने काम किया और अधिवृक्क करके यहां से सेक्रीशन किसका कराएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। किसका सेक्रीशन कराता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में बेटा नाम आ जाता है आपका किसका? कॉर्टिसोल का। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि कॉर्टिसोल का स्राव कराता है। तो अधिवृक्क बलकुट से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्राव कराना ये काम किसका हो जाता है? एसीटीएच का। तो अगला हार्मोन आपके पास कौन हुआ? एसीटीएच। ध्यान से सुनेंगे। अधिवृक्क ग्रंथि जिसके बारे में आप जानते हैं कि किडनी के एंटीरियर मार्जिन पर होती है। अधिवृक्क ग्रंथि में दो भाग होते हैं, बाहर का भाग वल्कुट और अंदर का भाग मध्यांश कहा जाता है। वल्कुट वाले भाग से तीन प्रकार के हार्मोन आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसमें एल्डोस्टेरोन का नाम आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और गोनेडोकॉर्टिकॉइड आते हैं। इनमें से एसीटीएच केवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सेक्रीशन को रेगुलेट करता है। एसीटीएच का कोई भी प्रभाव आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड पर नहीं होता। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है इनके सेक्रीशन को रेगुलेट करना ये काम कौन करता है? तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के सेक्रीशन को रेगुलेट करना काम होता है रास पाथवे का। आपने जो एंजियोटेंसिन सेकेंड पढ़ा था वो एल्डोस्टेरोन का सेक्रीशन करा रहा था। तो ध्यान रखेंगे कि जो मिनरलोकॉर्टिक
इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सेक्रीशन कौन कराएगा? तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का स्राव कौन कराता है बेटा यहाँ पर? तो अपन ने कहा एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो ये काम किसका होता है? एंजियोटेंसिन सेकेंड का काम होता है। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड उत्तरदायी होता है एसीटीएच के स्राव के। एसीटीएच के बाद फिर अगला हार्मोन आता है आपका। एसीटीएच के बाद अगले हार्मोन के बारे में अगर बात की जाए तो अगले हार्मोन का नाम अपन यहाँ पर ले सकते हैं एफएसएच। फिर कौन आ जाएगा? एफएसएच। यहाँ पर जो एफएसएच है इसका पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो एफएसएच है बेटा गोनैड पे काम करेगा। मेल और फीमेल में गोनैड्स अलग अलग है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट मेल के अंदर क्या होता है। तो मेल में ये क्या करता है बेटा? एंड्रोजन के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर काम करता है? एंड्रोजन। तो एंड्रोजन के साथ मिलकर काम करता है और एंड्रोजन के साथ मिलकर ये प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या प्रमोट कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। तो एंड्रोजन के साथ मिलकर के इसने क्या किया? स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा दिया। तो एंड्रोजन के साथ मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करना, ये काम किसके अंदर करता है? मेल में। वहीं पर एफएसएच का प्रभाव अगर हम देखें फीमेल के अंदर क्या होता है, तो फीमेल के अंदर हम कहते हैं कि ये क्या करता है? अंडाशयी पुटिकाओं का विकास कराएगा। तो ये क्या करेगा? अंडाशयी पुटिका जो है, इस अंडाशयी पुटिका का विकास कराता है। और अंडाशयी पुटिका का जब विकास हो जाएगा तो पूर्ण विकसित पुटिका को अपन क्या कहते हैं? ग्राफी पुटिका कहते हैं ना। तो अंडाशयी पुटिका को ग्राफी पुटिका में परिवर्तित करना, ये काम किसका होता है? एफएसएच का, फीमेल के अंदर। एफएसएच के बाद फिर अगला हार्मोन आपके पास कौन सा आता है? एलएच। पूरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका प्रभाव अगर हम देखते हैं पहले मेल के अंदर, तो मेल में ध्यान रखें कि एलएच को आईपीएसएच भी कहा जाता है। तो मेल के अंदर इसका दूसरा नाम क्या होता है? आईपीएसएच। पूरा नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आईपीएसएच का पूरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपने कहा कि इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल है या अंतराली कोशिका है, ये नाम किसे दिया जाता है? लेडिक सेल को। यानी कि ये लेडिक सेल जाकर के काम, ये एलएच जाकर के काम कहाँ करेगा? लेडिक सेल पर। और ये लेडिक सेल से स्राव कराता है एंड्रोजन का। किसका स्राव कराए बेटा? एंड्रोजन का स्राव कराता है। यानी कि एलएच का काम क्या है? एंड्रोजन का स्राव कराना। यानी कि मेल में क्या हो रहा है? एलएच पहुंचा लेडिक सेल पर, एंड्रोजन का स्राव कराया। वहीं पर एफएसएच गया स्पर्मेटोगोनिया के पास, इसने भी स्पर्मेटोगोनिया पे काम करना शुरू किया। और दोनों चीजें मिलकर के क्या करती हैं? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंड्रोजन जो है वो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का निर्माण प्रेरित करता है। जबकि वहीं पर अगर आप देखेंगे जो है इफेक्ट जो है इसका एफएसएच का क्या आता है, तो एफएसएच क्या करता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म के विकास को प्रेरित करता है। तो इन दोनों कामों को प्रेरित करना काम किसका होता है? यहाँ पर एंड्रोजन और एफएसएच दोनों मिलकर के काम करते हैं। यहीं पर एलएच का प्रभाव अगर हम देखते हैं फीमेल के अंदर कि फीमेल में इसका काम क्या होता है, तो फीमेल में देखिए ये क्या करेगा कि जो ग्राफी पुटिका है, इस ग्राफी पुटिका में प्रेरित करता है अंडोत्सर्ग। ग्राफी पुटिका के अंदर क्या होगा बेटा? अंडोत्सर्ग हुआ। जब अगर ग्राफी पुटिका में अंडोत्सर्ग होगा तो ग्राफी पुटिका में अंडोत्सर्ग के कारण अब बनेगी दो चीजें। एक तरफ तो क्या बनता है? यहाँ सेकेंडरी oocyte बनती है। तो एक तरफ निर्माण किसका हुआ बेटा? सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ। और दूसरी तरफ क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो दूसरा क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ बनता है। तो सेकेंडरी oocyte और कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनते ही विघटित हो जाता है? नहीं,
ये लगभग 9 दिन तक मेंटेन किया जाता है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसको मेंटेन करना काम होता है एलएच का। तो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखना कौन करता है? एलएच। तो एलएच ने क्या किया? कॉर्पस ल्यूटियम को बना करके रखा। तो हमने कहा कि अगला हार्मोन आता है एलएच। एलएच को मेल के अंदर क्या कहा? आईटीएसएच। मेल में काम है कि लेडिक सेल पे काम करेगा, एंड्रोजन का स्राव कराएगा। फीमेल के अंदर ये ग्राफी फुटिका के अंडोत्तर को प्रेरित करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना भी काम किसका होता है? एलएच का। और यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है और जो आपका ग्राफी फुटिका बनी, तो इससे देखिए यहाँ पर जो ये आपका ग्राफी फुटिका बनी है, इस ग्राफी फुटिका से स्राव किसका होता है? एस्ट्रोजन का। ये किसका स्राव करेगा? एस्ट्रोजन। जबकि वही कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन, कुछ मात्रा में किसका स्राव करेगा? एस्ट्रोजन। और वहीं पर ये अधिकांश मात्रा में स्राव करता है प्रोजेस्टेरोन का। तो अधिकांश मात्रा में क्या है? आप प्रोजेस्टेरोन। तो ज्यादातर प्रोजेस्टेरोन और कुछ एस्ट्रोजन का स्राव करेगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसके बाद आपके पास अगला हार्मोन आता है, जिस हार्मोन को अपन नाम क्या देते हैं बेटा? एमएसएच। हार्मोन कौन सा आया? एमएसएच। पूरा नाम क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बोलो पूरा नाम क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमएसएच का दूसरा नाम होता है इंटरमीडियन। क्या नाम होता है? इंटरमीडियन नाम भी होता है। तो एमएसएच को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इंटरमीडियन। ये जो एमएसएच या इंटरमीडियन है, ये हमारे अंदर क्या काम करता है? तो ये क्या करेगा बेटा? मेलानोसाइट का विकास। ये क्या करेगा? मेलानोसाइट का जो विकास है और इसके अंदर जो अपन कहें कि विभाजन है, उसका विभाजन जो होगा, ये इसके विभाजन को और विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है। जब अगर इसको प्रेरित करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगा, यानी कि त्वचा के कलर को रेगुलेट करता है। तो पिगमेंटेशन का नियंत्रण करना, ये काम किसका हो जाएगा बेटा? आपका। तो अपन ने कहा कि एमएसएच का काम होता है, क्योंकि पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। हालांकि ये जो एमएसएच है, इसका प्रभाव केवल मछलियों और उभयचर तक ही देखने को मिलता है। इसके ऊपर के जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर प्रभाव देखने को नहीं मिलता। पर क्योंकि एनसीईआरटी ने कहा है, इसलिए अपने को याद रखना है कि एमएसएच क्या रेगुलेट करता है? पिगमेंटेशन को रेगुलेट कर रहा होगा। तो एक बार उतना लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो सीधे पिट्यूटरी के। एसीटीएच को नहीं, अपन जो लाइफ सेविंग कहते हैं, इसे जो है क्या कहते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो कॉर्टिकोल है उसको बोल। और वो इसलिए कहते हैं कि जब भी अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। मतलब कि तुम क्या करो? ज्यादा चिंता करने लगो, तुम खाना खाना छोड़ दो, तो सारी स्थितियों में क्या होगा? तुम्हारे अंदर कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है कि आपकी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट के लिए तैयार करता है। मेटाजेनेसिस नहीं, ये मेटाक्रोसिस कहते हैं। मेटाक्रोसिस का मतलब होता है त्वचा का रंग बदलने की क्षमता, तो उसको रेगुलेट करने वाला होता है एमएसएच। फर्टिलाइजेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो जाती है 9 मंथ के लिए। उस समय एनएच काम नहीं आता। उस समय क्या होगा? काम आएगा एचसीजी। जो एचसीजी है, ये आप मेंटेन कराएगा। कायदे से कॉर्पस ल्यूटियम का जो रोल होता है, वो शुरू के 2 महीने तक होता है। उस समय में क्या होता है? प्लेसेंटा अच्छा खासा डेवलप हो चुका होता है, और अब ज्यादातर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम प्लेसेंटा कर चुका है। तो इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर जो है संगतता की पहली तिमाही में अंडाशयों को काट कर निकाल दिया जाए, तो गर्भपात हो जाता है।
जबकि उसके बाद अगर निकाला जाए तो फिर गर्भपात नहीं होता, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जितना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो ज्यादातर प्लेसेंटा से आने लगता है। आगे बढ़ जाए। तो आज कौन कौन परफॉर्म करने वाला है? तो अच्छा, क्या गाना गाओगे? तो शायरी? वाह वाह। तुम भी? नहीं, मैं तो दोनों हाथ उठा रहे हो तुम तो, कि मैं तो 2 बार। नागिन डांस करेगा ना? ठीक। हाँ, हाँ, तो मैं याद रखूंगा। आगे बढ़े। क्या कहते हैं? कौन सा? वैसे तो हिंदी माध्यम के छात्र हो तुम, और बातें ऐसी ऐसी कर रहे हो तुम। चलो आगे बढ़े। ध्यान दें। अब फिर से सुनो।